हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है इसको देख लिया था। इसके अलावा कौन कौन सी आपकी बेसिक डेफिनेशन उसमें आप सुनेंगे, टर्म्स सुनेंगे, उनके बारे में हमने देख लिया था। ठीक है, डिजाइन लोड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कि डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होती है, ये सारी चीजें हमने क्या देख ली थी। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर कंक्रीट। ठीक है, यानी कि जो आपका प्रतिबल विकृति आरेख कंक्रीट के लिए कैसा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कंक्रीट के लिए, तो कंक्रीट के लिए जो आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, ठीक है, वो आपका किसी भी आकार का हो सकता है, किसी भी आकृति का हो सकता है। आयताकार भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है, ट्रेपेजोइडल भी हो सकता है। कब तक? जब तक कहते हैं जो उसकी सामर्थ्य है, अनुमानित सामर्थ्य है, ठीक है, यानी कि जो आपके जो हमारी प्रोबेबल कहते हैं स्ट्रेंथ है कि वो जो हमने टेस्ट के थ्रू हमने स्ट्रेंथ ज्ञात की है उससे मेल खाती रहती है। यानी कि मान लीजिए अगर हम M20 ग्रेड का कर रहेंगे, ठीक है, तो इसमें M20 की क्या स्ट्रेंथ है कि 20 जो स्ट्रेंथ है वो आपको इतनी मिलनी चाहिए अनुमानित। ठीक है, तो जो आप कहते हैं स्ट्रेस जो आप टेस्ट करेंगे, ठीक है, उस टेस्ट से कहते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ आएगी वो आपकी क्या 20 से मेल खाती रहनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जो अनुमानित जो आपकी स्ट्रेंथ हैगी वो आपकी क्या है, जो आपने टेस्ट के थ्रू कहते हैं स्ट्रेंथ कैलकुलेट की है, कि अगर उससे मेल खाती रहती है, कि तब तक आप चाहे किसी भी आकार में बनाएं, आयताकार में बनाएं, पैराबोलिक में बनाएं या ट्रेपेजोइडल में बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आईएस कोड ने क्या किया कि आपकी सिंप्लिसिटी के लिए क्या है, उसने एक डायग्राम दिया। क्या कहा उन्होंने, कि उन्होंने कहा है कि आपका जो 0.002 यानी कि 0.2% तक आपका जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा वो आपका कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, यानी कि कैसा होगा, परवलयकार होगा, परवलयकार होगा। कैसा होगा, परवलयकार होगा। ठीक है, और उसके बाद कांस्टेंट स्ट्रेस पे भी आपकी क्या स्ट्रेन क्या है, कंटिन्यू क्या की बढ़ती चली जाएगी। और जब आपकी स्ट्रेन 0.0035 यानी कि 0.35% पर पहुंच जाएगी तो उस कंडीशन में इसको क्या है, सेक्शन को फेल मान लिया जाएगा। ठीक है, चाहे आपको कोई सी भी ग्रेड की हो, लेकिन कहते हैं आपकी जब स्ट्रेन आपकी 0.0035 पे पहुंच जाएगी तो उस कंडीशन में क्या है, इसको हम फेल मान लेंगे। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या है, 3 एंगे आपके, कैसे एंगे आपके 3 मैंने बनाए हैं। पहला आपका क्या है, FCK जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उसके लिए दे रखा है डायग्राम। ठीक है, तो क्यूब की जो क्यूब 150 mm का क्यूब बनाते हैं, कितना है 150 mm का क्यूब और 28 डेज पे जो आप निकाल देंगे स्ट्रेंथ, ये उसके लिए डायग्राम है। ठीक है, तो उसके लिए जो आपका डायग्राम है पहला आपका दिखा रखा है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए। दूसरा जो डायग्राम है, ठीक है, तो आप लोगों ने कहते हैं कंक्रीट में पढ़ा होगा कि जो आपका क्यूब होता है और जो आपका बेलन होता है, उन दोनों को कहते हैं एक क्यूब बनाइए और एक तरफ क्या बेलन बनाइए और दोनों को कहते हैं स्ट्रेंथ कैलकुलेट कीजिए 28 डेज के बाद। ठीक है, तो दोनों की सामर्थ्य में कुछ ना कुछ अंतर होता है। रीजन क्या होता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है, यानी कि जो आपका कंक्रीट का जो कंक्रीट का हम जो क्यूब बना रहे हैं या फिर जो हम बेलन बना रहे हैं, तो उसका जो जब जैसे जैसे साइज बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे जो आपकी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी क्या है, डिक्रीज होती जाती है। क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो कोर्ट ने क्या कहा है कि आप जो कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लेंगे वो SCK नहीं लेंगे, आप क्या लेंगे 0.67 FCK लेंगे। ठीक है, तो जो दूसरा डायग्राम है वो साइज इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, वो आपका क्या सेम है कि 0.002 तक आपका क्या होगा, पैराबोलिक, और देन इसके बाद क्या कांस्टेंट आपके स्ट्रेस पे कंटिन्यू आपकी क्या स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, 0.005 की क्या फेल मान लिया जाएगा। ठीक है, जो लास्ट डायग्राम जगह रखा है वो आपका डिजाइन है, वो आपका क्या है, डिजाइन कर्व है, ये आपके डिजाइन कर्व के लिए। ठीक है, जिसमें हमने क्या पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा करके निकाला है। ठीक है, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हम लगाएंगे तो वो आपको कंक्रीट के मैंने आपको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 बताया, तो 1.5 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.446 FCK। ठीक है, तो ये आपके 3 आपके कहते हैं क्या होगा, डायग्राम होगा। पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए, दूसरा साइज इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए जो आपने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो कितनी लेने चाहिए आईएस कोड के थ्रू 0.67 FCK। ठीक है, और तीसरा जो है वो आपका है डिजाइन कर्व। ठीक है, डिजाइन कर्व के लिए हमने पार्शियल फैक्टर सेफ्टी लगा करके निकाला गया। ठीक है,
ये तो हो गया आपका कंक्रीट के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं स्टील के लिए। तो स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, माइल्ड स्टील के लिए अगर हम बात करें, माइल्ड स्टील, ठीक है, तो माइल्ड स्टील के लिए आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है। ठीक है, उसमें क्या था आपका कि आपका इंक्रीज होता है, मतलब कि पहले आपका क्या है, आपका जो स्ट्रेस, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेंगे वैसे वैसे स्ट्रेन, उसके बाद क्या है सडन जंप, यानी कि आपके क्या आएंगे लोअर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, फिर प्लास्टिक आएगा, देन आपका क्या आएगा स्ट्रेट हार्डनिंग वगैरह होती है, उसके बाद आपका क्या फेल होता है जा करके। ठीक है, कोड ने क्या है, कोड ने सिर्फ आपका जो लिया है वो कितना ले गया है, सिर्फ आपका यील्ड पॉइंट तक का लिया है, यानी कि जो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या आपकी स्ट्रेन, यानी कि प्लास्टिक तक ही ले गया, जो आपकी प्लास्टिक स्ट्रेन है वहां तक लिया गया, उसके बाद उसको क्या है फेल मान लिया गया, मतलब फेल नहीं माना गया, मतलब आपके क्या कांस्टेंट स्ट्रेस पे भी कंटिन्यू क्या आपका बढ़ता चला जाएगा। तो जो आईएस कोड के अनुसार दिया गया कि आपका जो है जैसे जैसे आपके स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके स्ट्रेन बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद सडन चेंजेस आ रहेंगे, और सडन चेंजेस के बाद क्या है आपकी जो स्ट्रेन है वो कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, सडन चेंज आ गया, यानी कि अभी तक आपकी क्या इलास्टिक स्ट्रेन चल रही थी और उसके बाद प्लास्टिक एक सडन आया। ठीक है, और ये जो स्ट्रेंथ होगी यही आपकी क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाएगी। ठीक है, ये आपका पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए रखा है, दूसरा आपका कितना रखा है डिजाइन के लिए दे रखा है। ये तो हो गया आपका माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है, उस वाले बोल जाइए आईएस कोड के अकॉर्डिंग ये वाला है। ठीक है, उसको मत अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट को नहीं, इस चीज को ध्यान रखिए, इसमें क्या सडन चेंजेस हो रहे हैं आपके इलास्टिक से प्लास्टिक में। ठीक है, बात करते हैं आपके HYST हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार के लिए अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या आएगा कि पहले आपका इंक्रीज होता है, देन उसके बाद आपको क्या है ग्रेजुअली आपका चेंज होता है, यानी कि इलास्टिक स्ट्रेन से प्लास्टिक स्ट्रेन में क्या है ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। तो इसमें आपको क्या आएगा यील्ड पॉइंट आपका क्लियर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आपको नहीं पता है कि कहां से चेंजेस हो रहा है, कहां से आपको पैराबोलिक हो रहा है। आप स्टार्टिंग में देखेंगे आपका क्या लीनियर चल रहा है, उसके बाद हल्के हल्के पैराबोलिक में चेंज हो रहा है, तो ये कहां पे चेंज हो रहा है हमें नहीं पता है। तो इसमें क्या आपका यील्ड पॉइंट क्लियर नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, जब आपकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 0.2%। ठीक है, 0.2% जो आपकी स्ट्रेन है उससे हम क्या निकाल देंगे, ये जो आपका इनिशियल जो आपका डायग्राम है इसके पैरेलल हम क्या है लाइन खींचेंगे, यहां पर हम क्या है इस तरीके से पैरेलल लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये लाइन जो इस कर्व पे जाके काटेगी यही पॉइंट आपका क्या हुआ यील्ड पॉइंट कहलाएगा, और यही उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाएगी। ठीक है, तो ये जो आप इस तरीके से पैराबोलिक खींचेंगे तो जहां पर कट करेगा वही इसका क्या यील्ड पॉइंट कहलाएगा, और यही उसकी क्या कहलाती है स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, और जो आपकी अगर हम बात करें, ठीक है, ये यहां से नीचे आप डायरेक्टली ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी क्या होगी स्ट्रेन होगी, ये क्या होगी आपकी स्ट्रेन होगी फेलियर के टाइम पे। ठीक है, तो ये स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, ये स्ट्रेन हो जाएगी आपकी 0.002, तो ये हो गई स्ट्रेन के लिए निकालेंगे तो आपको क्या हुआ, आपने इलास्टिक मॉडुलस पढ़ाइएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन। ठीक है, तो यहां से आपकी जो ये वाली जो स्ट्रेन है वो आपकी निकल आएगी। तो स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो डिजाइन स्ट्रेस कितने लिए जाते हैं आपके 0.87 FY, तो 0.87 FY। ठीक है, ये आपके कहां से आएंगे डिजाइन स्ट्रेस कहां से निकल के आया, यहां से FY को जब हम 1.15 से हम डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी 0.87 FY निकल के आएगी। ठीक है, तो ये 0.87 FY आपके स्ट्रेस हो गए, ये आपके ES नीचे चला जाएगा, तो ये आपकी क्या होगी स्ट्रेन हो गई। जब ये फेलियर हो गई तो इतनी कम से कम इतनी कहते हैं स्ट्रेन इसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके दो कर्व दिखा रखे हैं सेम, पहला आपका कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक के लिए और दूसरा आपका क्या है डिजाइन कर्व रहेगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए ये है और ये आपको क्या है डिजाइन कर्व के लिए। तो यील्ड पॉइंट आपका क्लियर नहीं होता, तो क्लियर कैसे करते हैं कि 0.002, ठीक है, जो आपकी स्ट्रेन है वहां से हम क्या करेंगे इसके जो आपका ये पैरेलल रहेगा, ठीक है, इसके पैरेलल हम क्या करेंगे लाइन खींचेंगे, जहां पे वो कट करेगी कर्व को वही पॉइंट आपका क्या होगा यील्ड पॉइंट होगा, और उस पर जो आपकी स्ट्रेस होंगे वही आपकी क्या है यील्ड स्ट्रेस कहलाएंगे, और वही आपकी क्या कहलाएगी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाएगी स्टील की। ठीक है, अगर हम बात करें Fe 415 और Fe 500, आपके दो आपके ग्रेड आपके यूज किए जाते हैं आरसीसी में HYST के अंदर 415 और 500, और दोनों के लिए आपको जो कर्व है लगभग सेम, दोनों क्या सेम आता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी 415 का है तो 415 होगी, अगर 500 का है तो 500 होगी। ठीक है, यहां की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या 0.87 इंटू 415 हो जाएगी FY। ठीक है, और 500 ले देंगे तो 0.87
मल्टीप्लाई बाय 500 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका क्या है, स्ट्रेन और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हो गया आपके स्टील के लिए और कंक्रीट के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि आपकी जो लिमिट स्टेट मेथड है, ठीक है, उसके लिए कुछ बेसिक एजप्शन माने गए हैं। ठीक है, तो एजप्शन आपके दे रखे हैं, लिमिट स्टेट मेथड, एजप्शन इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन बेंडिंग। तो बेंडिंग के केस में आपके जो एजप्शन है वो कौन कौन से लिए गए। तो फर्स्ट कहते हैं एजप्शन है आपका कि कोई भी क्रॉस सेक्शन, ठीक है, यानी कि जो भी कोई भी आपका अनुप्रस्थ काट है, यानी कि बीम का या कोई भी सेक्शन है, ठीक है, उसका कहते हैं कोई भी क्रॉस सेक्शन है जो बेंडिंग से पहले यानी कि बंकन से पहले आपका क्या है, समतल यानी कि प्लेन था, बेंडिंग के बाद भी आपका क्या प्लेन रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो स्ट्रेन होती है उसका जो वेरिएशन होगा वो कैसा होगा, आपका लीनियर होगा। यानी कि आप न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जाएंगे, मान लीजिए ये आपकी बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये आपकी क्या न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, इससे ऊपर या इससे नीचे जाने पर जो आपकी स्ट्रेन है वो आपकी क्या इंक्रीज होगी, तो कैसा होगा, लीनियर। यानी कि आपको अगर हम बात करें तो इसका जो डायग्राम आएगा वो आपको कैसा आएगा, ट्रायंगल फॉर्म में आएगा। ठीक है, सेकंड एजम्पशन देख लेते हैं कि कंक्रीट के तनन सामर्थ्य पर विचार नहीं किया था। यानी कि कंक्रीट जो है, ठीक है, यानी कि नीचे वाले सेक्शन में जहां पे टेंसाइल स्ट्रेस आ रहे होंगे, ठीक है, जहां पर आपकी क्या टेंसाइल स्ट्रेस आ रहे हैं, ठीक है, वहां पर उसकी जो कंक्रीट का जो काम है वो क्या होगा, सिर्फ जो आपने रीइंफोर्समेंट जो बार डाली हैंगे, यहाँ पे जो कंक्रीट पड़ी होगी, ये कंक्रीट का काम क्या है कि इन बार को अपनी पोजीशन में बनाए रखने का। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो स्ट्रेंथ है उस पर हम कोई भी नहीं, यानी कि जितने भी टेंसाइल स्ट्रेस आएंगे वो कौन वेयर करेगा, आपकी जो आपने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, यानी कि स्टील बार जो आपने प्रोवाइड किए हैं वो उन स्ट्रेस को वियर करेंगे। कंक्रीट सिर्फ उनको अपनी पोजीशन में बनाए रखने का काम करेंगे। ठीक है, वो किसी भी तरीके कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस को वियर नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, थर्ड दे रखा है कि बेंडिंग में कंक्रीट के सबसे ऊपरी कंप्रेशन फाइबर में मैक्सिमम स्ट्रेन आपके 0.0035 होगी। ठीक है, तो वही चीज है मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें जो आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगी वो आपकी कितनी होगी, बेंडिंग केस में 0.0035 होगी। ठीक है, तो जब आप कहते हैं कि कोई भी आपकी ग्रेड की कंक्रीट है, ठीक है, तो उसका जो हम कंप्रेशन में अगर हम कहते हैं डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो वो डायग्राम पहले पैराबोलिक, देन उसके बाद क्या जाएगा आपका इस तरीके से आपको क्या कांस्टेंट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपरी फाइबर होगा, ठीक है, अपर फाइबर कौन सा, ये वाला है। ठीक है, तो अपर फाइबर में जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगी वो कौन सी होगी आपकी, कितनी होगी, 0.0035, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी होगी कंक्रीट में, 0.0035 बेंडिंग के केस में होगी। ठीक है, बात करते हैं आपके नेक्स्ट एजम्पशन की। तो कंक्रीट के संपीड़न प्रतिबल वितरण यानी कंप्रेशन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रेन डायग्राम रिलेशन किसी भी आकृति यानी कि आयताकार, पैराबोलिक आदि में हो सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया था स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम में कि जो भी आपके कंप्रेशन में जब आप कर देंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो वो डायग्राम आपका किसी भी आकृति, ठीक है, कोई भी ज्योमेट्री का हो सकता है, चाहे वो आयताकार हो चाहे पैराबोलिक हो, ज्योमेट्री का होना चाहिए। कब तक होगा, जब तक कहते हैं उसकी जो अनुमानित जो सामर्थ्य है, ठीक है, यानी कि जो प्रोबेबल आपकी जो स्ट्रेंथ है और जो टेस्ट से जो स्ट्रेंथ आएगी दोनों क्या है, मेल खाते हैं, यानी कि एक बराबर होंगी, तब तक क्या है आप कोई सी भी कहते हैं ज्योमेट्री का आकार ले सकते हैं। ठीक है, आकार की कोई भी कहते हैं डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका आयताकार, पैराबोलिक कुछ भी हो सकता है, ट्रेपेजोइडल भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो प्रोबेबल यानी कि अनुमानित स्ट्रेंथ हैगी और जो आपने टेस्ट जो आपकी स्ट्रेंथ है दोनों क्या होंगी, बराबर होनी चाहिए, यानी कि मेल खाते होने चाहिए, लगभग में बराबर होने चाहिए। ठीक है, बात कर रहे हैं कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी ली जाएगी आपकी, 0.067 F/। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, कितनी ली जाएगी, 0.067 F/। क्यों ली जाती है, साइज इफेक्ट की वजह से, FC की जगह पे, सॉरी 0.67 FC ली जाएगी, F/, नहीं FC। ठीक है, CK। ठीक है, यहाँ पे 0.67 इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि साइज का इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे जैसे साइज बढ़ा है वैसे वैसे कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी क्या घटती जाती है। ठीक है, तो कोड के अनुसार जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ली जाएगी वो FC ना लेकर के 0.67 FC ली जाएगी।
और जो आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ है वो आपकी कितनी जाएगी 0.446 FCK। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट जो आपका विकल्प है कि टेंशन फेलियर के समय मैक्सिमम स्ट्रेन निम्न से कम नहीं होगी। ठीक है, यानी कि जब आपके कहते हैं रेनफोर्समेंट जो आपने जो बार प्रोवाइड किएगी यानी कि रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें जब कहते हैं कि टेंशन फेलियर हो रही होगी उस समय जो मैक्सिमम स्ट्रेन है वो इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप, इसका क्या मतलब है, इससे क्या है कि आपकी जो सेक्शन है, ठीक है, जो न्यूट्रल एक्सिस की जो गहराई है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ है यानी कि जो डेप्थ है वो आपकी क्या है लिमिट हो जा रही है। अगर हम देखें तो आपको क्या है मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी बता रखी है बेंडिंग में, मैक्सिमम स्ट्रेन दे दी है उसने 0.0035 और इधर उसने क्या कि फेल होने के टाइम पे जो आपकी स्ट्रेन है वो कितनी होनी चाहिए 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002। तो इससे कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसमें क्या है आपकी जो है इतनी स्ट्रेन आपकी किसने कर दी स्टील में, और इधर कहते हैं कंप्रेशन जो कंक्रीट है उसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेन कर दी आपकी 0.0035। तो उससे क्या है आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ है वो आपकी क्या होगी लिमिटेड हो गई, यानी कि गहराई क्या आपकी फिक्स हो गई है। ठीक है, तो आपका ये बेसिक क्वेश्चन क्या आएगा, ये आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है उसको क्या फिक्स कर रहा है, ठीक है, लिमिटेड कर रहा है। नेक्स्ट क्या आएगा कि जो कंक्रीट और इस्पात है वो पूर्ण बॉन्ड में होंगे, यानी कि जब तक कंक्रीट जब तक कहते हैं आपकी स्ट्रक्चर फेल नहीं होता है तब तक स्टील और कंक्रीट एक यूनिट की तरह वर्क करेंगे। जितने आपके स्ट्रेस कंक्रीट पे आ रहे होंगे उतने स्ट्रेस किसमें होंगे स्टील पे होंगे, जितनी स्ट्रेन आपकी कंक्रीट में होगी उतनी स्ट्रेन कितनी होगी स्टील में। ठीक है, कब तक, जब तक वो फेल नहीं हो जाते। ठीक है, तो क्या आएगा इस्पात और जो स्टील और जो कंक्रीट है वो आपके क्या होंगे परफेक्ट बॉन्ड में होंगे। ठीक है, फेल होने तक, फेल होने के बाद नहीं, फेल हो गया उसके बाद तो बॉन्ड बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपके क्या बेसिक एडजस्टमेंट हो गएंगे आपके किसमें आएंगे बेंडिंग के केस में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे बेसिक एडजस्टमेंट जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका क्या आएगा कि जो कंप्रेशन फोर्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, टेंशन फोर्स किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और जो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोधी आघूर्ण किसे कहते हैं, और जो आपके न्यूट्रल एक्सिस आपकी कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, उनके जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।